वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम सबसे पहले बात करेंगे मुल्की मईशत की। IMF का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से अब भी कयासराई हो रही है। हुकूमत की तरफ से बार बार ये दावा किया गया था कि आज नहीं तो कल IMF का जो मुज़ाकरात IMF से चल रहे हैं वो जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे और जो प्रोग्राम है वो रिवाइव हो जाएगा। इसकी जो नई मतलब कि अनाउंसमेंट है वो भी इस हवाले से आ जाएगी। अब फिर कहा गया कि ये सब तब होगा जब बजट मंजूर होगा। अब बजट मंजूर हुए भी कुछ दिन हो गए हैं, मगर अभी तक वो जो फाइनल अनाउंसमेंट है जिसका गालिबन सबको इंतज़ार है वो नहीं हुई है। कोई इस तरह की तस्दीक नहीं आ रही और साथ में कयासराई बहुत हो रही है कि शायद अभी भी कोई ऐसी शर्त रह गई है या IMF की तरफ से कोई नई शर्त ऐसी आ गई है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो IMF ने पाकिस्तान से एंटी करप्शन क़वानीन के हवाले से गुफ्तगू की है, शायद इस पर भी अब कोई खदशात हैं। ये बात एक तरफ की गई है। उसके बाद कुछ लोग आज जो है पंजाब ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है बिजली के हवाले से, उस पर भी इसी किस्म की कयासराई की जा रही है। ख़बरें इतनी बढ़ गई कि गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको ये कहना पड़ा, तरदीद करनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि जो मामलात हैं वो सही सिमत में ही चल रहे हैं और ना तो IMF प्रोग्राम के मुलतवी होने का कोई ख़तरा है और ना ही मौखर होने का। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए जो और इकोनॉमिक और मुआशी चैलेंजेस हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ताज़ा तरीन जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो भी 7000 मेगावाट से बढ़ चुका है। IMF प्रोग्राम के हवाले से क्या खदशात मौजूद हैं, लोड शेडिंग के हवाले से हुकूमत क्या कोई सचमुच मसाइल हल कर पाई है या कोई चैलेंजेस के उनके पास जवाब हैं, या जैसे कि अब कुछ लोग कह रहे थे कि बारिशें होंगी, टेम्परेचर्स नीचे आएंगे तो ख़ुद ही ये मसला जो है थोड़ा सा ईज़ हो जाएगा और हुकूमत भी इसी का इंतज़ार कर रही थी। इन सब इशूज़ पे हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिलाल कयानी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और मुआशी जो टीम है हुकूमत की उसके मेंबर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, सरबराह SDPI के। इन दोनों से हम बात करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें बिलाल कयानी साहब से और डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब से, और हम उनसे बात करेंगे जो मईशत के इस वक्त चैलेंजेस हैं, IMF का प्रोग्राम है और बिजली के हवाले से जो चैलेंजेस हुकूमत के सामने हैं। जी बिलाल साहब, सर अब तो बजट भी पास हो गया, जितनी पेट्रोल की आपने वो जो कहते हैं ना पेट्रोल बम गिराने थे वो भी मिफ्ता साहब ने सब गिरा दिए। अब क्या रह गया है? वाई इज देयर स्टिल अ डिले? अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई और बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं कि एंटी करप्शन लॉज के ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं IMF के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। जी देखिए, कोई इसमें रुकावट नहीं है, ये सारा प्रोसीजरल है। जैसे कि आप जानती हैं, एक हफ़्ता पहले MEFP जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है, विच इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ शेयर्ड बाय द IMF, जो एक हमेशा एक रिव्यू का हिस्सा होता है। फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक टू एंड फ्रो होता है, उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। वो डॉक्यूमेंट आया हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है। हुकूमत के डिफरेंट हिस्से जो हैं या रियासत के डिफरेंट हिस्से जो हैं, जिसमें आपकी वजारतें भी दीगर आती हैं, स्टेट बैंक भी आता है, दे आर ऑल रिव्यूइंग देयर ड्राफ्ट्स एंड एक्सचेंजिंग नोट्स। ब्रॉड एग्रीमेंट एक हो गया है और इट इज़ नाउ जस्ट प्राइमरली अ प्रोसीजरल थिंग। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हमें उम्मीद है कि वंस दैट मोडालिटी दोज मोडालिटीज़ आर कंप्लीटेड तो एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक बोर्ड का अप्रूवल होगा और फिर डिसबर्समेंट होगी। तो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। देयर इज़ नो मेजर डिसएग्रीमेंट और देयर इज़ नो डिसएग्रीमेंट एज सच एनीमोर। पहले था बजट के दिनों में और उसके बाद देयर वर 2-3 पॉइंट्स जिसके ऊपर एक नेगोशिएशन हुई थी, जिसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग रीच करनी थी, मगर वो हो गई है। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि जिस तरह MEFP की खबर आई थी पिछले हफ्ते में, अब नाउ भी देयर इज एक टाइम तो लगता है उस ड्राफ्ट एक्सचेंज होते हैं। बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक डिले। जी जी, नियर ईयर हमेशा रिव्यूज़ के अंदर होता है कि MEFP के बाद कुछ आप ड्राफ्ट एक्सचेंज करते हैं, फिर IMF की अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस एक होता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गई है। दूसरी, जहाँ तक आपने बात की एंटी करप्शन के हवाले से, तो उसके अंदर आई थिंक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रीसेंट जो लॉज हैं उसमें उन्होंने कोई एज सच ये नहीं कहा कि आपने ये क्यों किया या वो क्यों किया। इट इज़ मोर अ केस कि दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द करंट एंड इफ देयर हैव बीन एनी चेंजेस, तो वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि हाउ इन माय व्यू द रीसेंट अमेंडमेंट्स इम्प्रूव द सिस्टम, व्हिच इज़
جسٹ اٹ از نتھنگ, اٹ از ناٹ اے اسٹکنگ پوائنٹ ایز سچ جس پہ آپ کہیں کہ کوئی بحث ہے یا کوئی اس طرح چیز رکی ہوئی ہے جی. تو انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پروگریس ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب آپ اتفاق کریں گے سر بلال صاحب سے کہ یہ بس کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں ہے, بیوروکریٹک ڈیلیز ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے؟ دیکھیں سیریس مسئلہ نہیں, لیکن ڈیلے ہے اور یہ اچھا خاصا ڈیلے ہے. کم از کم جولائی کے اینڈ تک میں یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں. سر بہت خبر دے رہے ہیں آپ. جی میں جولائی شروع ہوا ہے اگر جو جتنا میں نے آئی ایم ایف کو پڑھا ہے اور جو ان کے پروسیجرز کی جتنی مجھے واقفیت ہے. اینڈ واٹ از دی ریزن ان یور اوپینین؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو صرف میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتی رہی وہ صرف انرجی سبسڈیز ہائی لائٹ ہوتی رہی ہیں, جو کہ پارٹلی اس ڈیلے کی ایک ریزن تھی. بالکل ٹھیک. لیکن چھٹا ریویو جو پچھلی حکومت کا جو ریویو تھا ہوا تھا, اس پہ بہت سی ایسی چیزیں ایگری کی گئیں جن میں کہ ان میں سے بہت چیزیں جو کنڈیشنز ہیں وہ ان میٹ ہیں یا وہ میٹ ود ڈیلے ہیں. جو پرسنل انکم ٹیکس تھا ہم نے دیکھا 10 جون کو وہ نہیں ہو سکا, اس کے بعد پھر اس میں ریویژن آئی, اب آئی ایم ایف اس پہ رسپانس دے گی کہ وہ آیا یا نہیں آیا. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس پہ ابھی تک ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے کہ یہ لیوی جو ہے یہ فنانس بل میں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی, کیا آپ لیوی کو چینج کر سکتے ہیں تھرو اے فنانس بل. اور گورنمنٹ کو اس کو ابھی 10 روپے پر لیٹر تو انہوں نے جو تھا لیوی وہ بڑھائی, یہ 15 دن کے بعد پھر بڑھائی جاری ہوگی, یعنی 16 تاریخ کو عید کے فوراً بعد. جو پروونشل سرپلس کی بات ہوئی اس پہ سارے صوبوں کو ایم او یو سائن کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کہ وہ ایک سرپلس دیں گے, اور سرپلس تو صرف پنجاب نے ابھی تک کمٹ کیا ہے, اور وہ ایم او یو جو ہے وہ پھر جائے گا آئی ایم ایف کے پاس. تو وہ ایک ٹائم کنزیومنگ چیز ہے. ابھی ہم نے دیکھا کچھ بجلی کا بیس ٹیرف بڑھایا گیا, لیکن ابھی جو 5 روپے پر کلو واٹ آور جو سبسڈی دی گئی تھی اس کو بھی رول بیک ہونا ہے. وہ اگلے مہینے کے بلز کے ساتھ, اس مہینے کے بلز کے ساتھ وہ رول بیک ہو رہا ہوگا. گورننس پہ جو آئی ایم ایف کے تھے 2 پوائنٹ تھے. ایک یوٹیلیٹی سٹورز کا آڈٹ تھا جس پہ کہ پچھلی حکومت نے کہہ دیا تھا کہ ڈیٹا موجود نہیں ہے, وہ نہیں کروا پائیں گے. دوسرا کووڈ کی جو ساری پروکیورمنٹ ہیں ان کا ایک ڈیٹیلڈ آڈٹ اور اس کو پیپرا ویب سائٹ پہ رکھنا. تو یہ اچھے خاصے پروسیجرز ہیں. اور سب سے بڑی جو بات, ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا آپ کی باتیں کاٹ رہی ہوں, آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیز آر آل وہ جس کو کہتے ہیں پرائر ایکشن. دیز آر دیکھیں جو آپ کا ہوتا جو ہے کہ آپ کا جو اسٹرکچرل بینچ مارک ہوتا ہے, اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے حکومت ایگری کرنے کے بعد, تو وہ اگلے ریویو سے کے وقت وہ پرائر ایکشن بن چکا ہوتا ہے. تو یہ پرائر ایکشنز ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ کہ حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی ہے. اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ ناٹ ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. حکومت پاکستان, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, حکومت پاکستان آئی ایم ایف کے سامنے ریاست جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکی ہے, اسپیشلی انرجی سبسڈیز کے معاملے پہ. ہائیسٹ لیول سے دیکھیں مفتیٰ صاحب نے حلف اٹھاتے ہی کہا کہ انرجی سبسڈیز ختم کر دیں گے. میری اطلاعات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اس میں ڈیمیجنگ چیز تھی وہ 24 اپریل کو جو میٹنگ ہوئی مفتیٰ صاحب کی اور آئی ایم ایف جو ٹاپ مینجمنٹ کی واشنگٹن میں, وہاں پہ انہوں نے پھر یہی کمٹمنٹ دی کہ بس جی یہ 1-2 دن کی بات ہے, واپس جاتے ہم ان کو رول بیک کر لیں گے. اور اس کے بعد پھر دوحہ میں 28 مئی کو دوبارہ یہی کمٹمنٹ دی گئی, اور یہ سبسڈیز جو ہیں یہ 1 جون کو اور 15 جون کو گریجولی یہ ریموو ہوئی. تو ظاہر ہے کہ جس آپ آرگنائزیشن کے ساتھ انگیج ہے اور آپ ان کو ہائیسٹ لیول پہ یہ بتا رہے ہیں ان کی ٹاپ مینجمنٹ کو, تو وہ آپ پہ اعتبار کرنا وہ نہیں کریں گے. اور اس دفعہ ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے حکومت کو کچھ ویورز لینے بھی جانا ہے. ویورز وہ ہوتے ہیں جو کنڈیشنز ان میٹ ہوتی ہیں, اور وہ تبھی ہوگا جبکہ جو باقی کنڈیشن جن کو میں نے گنوایا ہے ان پہ ٹک مارک لگا ہو کہ جی یہ ہو گیا. چلیں سر چیک لسٹ کیونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے, اس لیے بلال صاحب سے پہلے ایک اور چیز, جو حکومت جو بہت سی چیزیں بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ بھی کر رہی ہے, اگر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن سے نہیں کر رری تو وہ آپ کے خلاف چلی جاتی ہے. جیسے کل کی پنجاب کی سبسڈیز, بالکل آپ اس کو اگر نہیں بتا رہے آئی ایم ایف کو کہ وہ بجٹ کہاں سے آئے گا, کون سے ایکسپینڈیچر کو کم کیا گیا ہے, یا شیئر نہیں کر رہے اور سمپل آپ نے نی جیک ریئیکشن پہ اناؤنس کر دیا, تو دیٹ وڈ گو اگینسٹ دس پروگرام ریزمپشن, اور یہ بڑھتا چلا جائے گا. بلال صاحب لسٹ بہت لمبی ہے, I've noticed کہ آپ you were feverishly writing, so اب آپ کو پتا ہے keep track کے کیا کیا پوائنٹس ہیں. سر یہ دیکھیے جو چیٹ شیٹ آ گئی ہے سر آپ کے سامنے. نہیں دیکھیے
پہلے میں اس بات سے شروع کروں گا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی بات ہے. دیکھیے IMF یا کوئی اور بھی آپ کا ملٹی لیٹرل ادارہ ہو، بائی لیٹرل تعلقات ہوں، تو وہ حکومت پاکستان کو بطور حکومت پاکستان دیکھتے ہیں. اینڈ یس دیر از اے بگ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہ پچھلی حکومت کے ایکشنز کی وجہ سے بن گیا تھا. اس کی دو مثالیں، اور دونوں کا تعلق جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ان سے ہے. ایک تو جو ہم ہر دفعہ میں آپ کے شو پہ جب بھی آئے تو ہم وی آلویز ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کس طرح دسمبر میں پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے کیا بات ہوئی، اور مارچ میں کس طرح PTI کی حکومت نے IMF کو کانفیڈنس میں لیے بغیر ناٹ اونلی ڈid they not put the levy on بلکہ سبسڈیز اناؤنس کر دی اور ایک پروگرام سٹال ہو گیا. اچھا سر، کاؤنٹر کوسچن، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ کمٹمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، پھر انہوں نے سبسڈی دے کے اس کو ریورس کیا، اور آبویسلی کسی بھی نیگوسیشن میں مذاکرات میں ایسا ہوگا تو ایک پارٹی جو ہے وہ ناراض ہوگی. پر سر یہی پھر پرنسپل ہمیں جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے اتنی لمبی کہانی سنائی کہ مفتاح صاحب واشنگٹن گئے کمٹمنٹ کر کے آئے، قطر گئے کمٹمنٹ کر کے آئے، پوری نہیں ہوئی، تو پرنسپل تو وہی ہے. allow me to let me complete my thought. دیکھیے سو ایک وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے عام طور پہ جو پہلے جس طرح مثال کے طور پہ پچھلے ٹینیور میں بھی حکومت پاکستان نے PMLN کے پچھلے ٹینیور میں بھی ہم نے ایک دفعہ ایک IMF پروگرام پورا مکمل کیا ہوا ہے، اور اس دفعہ بیکاز آف دس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ناؤ جب ہم ڈسکشن میں گئے تو دے وانٹیڈ اے لاٹ مور ایکشن بفور دے ور ولنگ ٹو کم ٹو دا ٹیبل. سو MEFP بھی عام طور پہ آپ کے پاس ڈاکیومنٹ کا ڈرافٹ پہلے آ جاتا تھا، مگر MEFP پچھلے ہفتے آنا ہی اس چیز کی علامت تھی کہ ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ریچ ہو گئی تھی. بیکاز انیشلی شور یہ تھا کہ جی MEFP کا ڈرافٹ کیوں نہیں آ رہا. تو وہ یہ جو 2-3 پوائنٹس ہیں، اور یہ بالکل ڈاکٹر صاحب نے صحیح فرمایا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ 2-3 پرائمرلی اسٹیکنگ پوائنٹس تھے. ایک تو پیٹرولیم پرائسز کا انکریز، مطلب کہ سبسڈی کا ریموول. ایک انکم ٹیکسز کے اوپر دے وانٹیڈ کہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ انیشل بجٹ کے بعد پھر کچھ چینجز اس میں آئے، اور پروونشل سرپلسز. یہ 3 مین پوائنٹس تھے، مگر جب یہ تینوں پوائنٹس کے اوپر ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ریچ ہوئی اس کے بعد یہ MEFP کا ڈرافٹ ہے، تو یہ چیزیں ایڈریس ہو گئی ہیں. جی سر، بٹ یہی جو سرپلس ہے پروونشل، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. مفتاح صاحب سے بھی ہم نے اگلے دن اس پہ بات کی تھی، پوچھا تھا کہ پنجاب کے علاوہ اول تو کسی نے سرپلس کمیٹی نہیں کیا، KP اور سندھ نے تو کیا نہیں، اور جو آپ کے خیبر پختونخوا سے اس وقت تعلقات ہیں پتہ نہیں وہ سائن کریں گے بھی نہیں. اور جو یہ اب سبسڈی اناؤنس کی ہے چیف منسٹر پنجاب نے، سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے پیسے آپ سپر ٹیکس میں کلیکٹ کریں، جو سپر ٹیکس آپ نے لگایا ہے IMF کی کمٹمنٹس کو پورا کرنے کے لیے، اتنے ہی پیسے اس سبسڈی پہ چلے جائیں گے. از دس کریکٹ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ کا بھی میں کامنٹ چاہوں گی سر. وہ مجھے سپر ٹیکس ایگزیکٹ فگرز آئی ول ہیو ٹو چیک دا فگرز. مگر دیکھیے مگر یہ جو سبسڈی ہے دس از اے ٹارگیٹڈ سبسڈی. سو جنرلی IMF ان دا پاسٹ سر سرپلس کے حوالے سے بات کریں جی سرپلس کے فگرز کے اوپر مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ اس کے اوپر کافی بحث ہوئی ہے، اور ناؤ دے براڈلی دیر. آئی مین اب یس مے بی اس کے متعلق ڈسکشن شاید چل رہی ہو کہ یہ جو سبسڈی اناؤنس ہوئی ہے، بٹ اپارٹ فرام دس جنرلی مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ انڈرسٹینڈنگ ہیز بین ریچڈ وچ واز ون آف دا ریزنس کہ MEFP کا ڈرافٹ آیا تھا. ہو سکتا ہے جی نہیں مائی انڈرسٹینڈنگ از یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، پیٹرولیم پرائسز، پروونشل سرپلسز اور انکم ٹیکسز کے اوپر جب ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ ریچ ہوئی، جس میں آپ نے دیکھا کہ انکم ٹیکسز کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سر بٹ یہ اناؤنسمنٹ جو پنجاب حکومت کی طرف سے آئی ہے یہ تو اس MEFP کے بعد آئی ہے نا ڈاکٹر صاحب. جی نہیں ڈاکٹر صاحب کا بھی کامنٹ تو لینے دیں. which is why I'm saying کہ اس کے علاوہ تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر this may have become a part of the discussion now. It's very likely. دیکھیں سرپلس کا نمبر جو ہے اس میں تو ڈاؤن ورڈ ڈویژن جو ہے وہ ریوائز بجٹ میں آ گئی ہے، لیکن صوبوں کے ساتھ آپ جو پنجاب کے سرپلس کی بات کریں سر، اوور آل جو 800 روپے کا رکھا گیا تھا تو اس میں سے تو ایک ریوائز نمبر جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ اس کو کر دیا گیا ہے، تھوڑا سا ریئلسٹک بنا دیا گیا ہے، لیکن MOU سائن ہونا باقی ہے. سپر ٹیکس جو ہے سپر ٹیکس سے جو بھی آ رہا ہوگا وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے. IMF کا اس وقت میجر کنسرن جو کل کی سبسڈیز پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا ہوم ورک شیئر نہیں کرتے، اگر آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کس طریقے سے ڈسبرس ہوگی اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا ایڈیشنل ریونیو اکٹھے کیے جا رہے ہیں یا ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اگر آپ ریونیو بھی نہیں بڑھا رہے اور ایکسپینڈیچر بھی کم نہیں کر رہے تو یہ ڈیفیسٹ میں جائیں گے، جو کہ آپ کے پرائمری فسکل ڈیفیسٹ کو ہٹ کرے گا. پرائمری فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب ناظرین کے لیے آسان زبان میں یہ ہے کہ ہم جتنا بھی قرضہ لیں ہم پچھلے قرضے کے سود کی ادائیگی کریں، نئے اخراجات جو ہیں اس میں سے نہ کریں. تو اگر آپ کے پاس یہ کوشن موجود نہیں تو پھر آپ نی جرک بیسس پہ سبسڈیز اناؤنس نہیں کر سکتے. اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ابھی چند ہفتے مزید لگیں گے، جولائی کا اینڈ یا اگست کا فرسٹ ویک
सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे आने के लिए। बिकॉज सर कोई और भी आज ये सवाल उठा रहा था कि शायद जो बजट है पंजाब का उसमें तकरीबन 45 बिलियन रखे गए हैं सब्सिडीज़ के लिए और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वीट का है। तो किसी ने ये सवाल उठाया कि क्या अब इस सब्सिडी को ट्रांसपोर्ट ऑफ वीट से डाइवर्ट करके आप इस सब्सिडी में डालेंगे और आर यू नो वही वाला अगर डाल भी रहे हैं ना तो आपको IMF को बताना होगा। नहीं, वो बात सही है। वो सर ये भी सवाल है उसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि उससे पूरा नहीं होगा। आई मीन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डू द मैथ ऑन इट कि ये सब्सिडी जो है इसकी क्या अमाउंट होगी, बट वो कह रहे हैं ये सारी भी आप डिवर्ट कर दें तो नहीं होगा। प्राइमरली आई थिंक माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट द IMF इज प्राइमरली इंटरेस्टेड, हुकूमत के साथ जब भी डिस्कशन होती है कि आपका जो बॉटम लाइन है, जो आपका प्राइमरी सरप्लस का या जो अभी आपका प्रोविंशियल सरप्लसेस के नंबर्स हैं, वो दैट नंबर इज़ व्हाट मैटर्स, उसके अंदर रीएलोकेशन इज़ नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। तो उसके ऊपर यकीनन एक अंडरस्टैंडिंग पहले रीच हो गई थी। You're right कि अगर ये नए मेजर्स अनाउंस हुए हैं, so these may be under discussion, but my understanding based on my discussion with the finance minister as well is that these are not major issues। ये आपकी जो ड्राफ्ट शेयर हो रहा है it is उसी का हिस्सा है और इंशाल्लाह they are confident कि अगले दिनों के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगी। एक बात मैं ज़रूर क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र किया था, मैं सामने रखना चाहूँगा, जो कोविड फंड्स के हवाले से this was one of the another glaring example of where the trust deficit really widened, which is जब कोविड फंड्स की स्पेंडिंग के मुतल्लिक पीटीआई की गवर्नमेंट से पूछा गया था तो उस टाइम पे दे वर रिलक्टेंट टू प्रोवाइड दीज डिटेल्स, सो मच सो कि इवेंचुअली दे डिमांडेड कि आप हमें एजीपी के साथ, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उन्होंने कहा आप हमें एजीपी की रिपोर्ट दें, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट दें, and they were reluctant, and after a delay of several months then they reluctantly gave that report. So actions like this really haven't helped, and then reneging on commitments. So we are in the process, we've had to we are at the back end of a program which the previous government agreed, which we now had to renegotiate and kickstart very quickly at the same time. But alhamdulillah we are nearly there now ji. Staff ਤੁਸੀਂ हुकूमत ਲਈ ਸੀ ना, किसी आख्या तो नहीं सी, नहीं जरूरी सी लेनी जी। नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब से और बिलाल कियानी साहब से, और हम बात करें मईशत के हवाले से और ख़ास तौर पे जो अब ताख़ीर हो रही है IMF प्रोग्राम के सारे मामले पर। जी डॉक्टर साहब, वही बिलाल साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमने 3 साल सुना ना कि ये वो पिछली हुकूमतें ये कर गई, अब इनका भी वही हो गया है। बट सर लेट मी आस्क अ जनरल क्वेश्चन, शायद IMF रियासत पाकिस्तान से अब तंग आ चुकी है, क्योंकि 22 IMF के प्रोग्राम जिसमें से हमने 2 या 3 मुकम्मल किए हैं, हर तीसरी मतलब जो हुकूमत आती है उनके पास चली जाती है। मे बी दे जस्ट टायर्ड ऑफ द डिस्ट्रस्ट इज लार्जर देन व्हाट PTI डिड और व्हाट PMLN मे और मे नॉट डू। जी देखिए, ये एक नेगोशिएशन फटीग आ जाती है। आपको 2 महीने में एक रिव्यू कंप्लीट करके अगली ट्रांच पे जाना होता है। जब वो एक ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट बन जाए कि एक ट्रांजैक्शन ले ली और उसके बाद आप 7-8 महीने 1 साल तक नेगोशिएशन को लिंगर ऑन करते रहे, फिर कुछ काम कर दिया और फिर करते रहे और उसमें यू टर्न भी आते रहे, तो ये चीज़ बाकी फटीक कर देती है। इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन है वो यही है कि अपने क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा IMF के साथ कम्युनिकेशन बेहतर बनाए, सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश करें। इवन अगर कुछ चीज़ें वो अच्छी इंटेंशन से भी कर रहे हैं तो दे नीड टू टेक IMF इनटू कॉन्फिडेंस और उसको बताना होगा कि जी ये चीज़ें हम कर रहे हैं, उसके लिए ये हमारा होमवर्क है। नी जर्क रिएक्शन पे IMF के साथ दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये इस स्टाफ जो यहाँ पे है उसके लेवल की बात नहीं है, ये बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में जाएगा और वहाँ पे स्टाफ की भी खिंचाई हो रही होगी कि ये हाउ गुड और बैड फंड मैनेजर्स थे, कि आप क्या कर रहे थे, क्या आप क्या कर रहे थे। तो वो एक पूरा एक मैट्रिक्स बनता है जिस पर चेकलिस्ट पे टिक हो रहे होते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि 6th रिव्यू तक गवर्नमेंट की जो हमारी परफॉर्मेंस थी उस मैट्रिक्स पे वो चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑन ट्रैक विद मेजर डिलेज। अब जो है अगर मैं आज उसको टिक लगा के देखूं, अगर मैं IMF में बैठा हूं तो वो आ रही है अनसेटिस्फैक्ट्री। तो ये इतना फ़र्क आ गया है ड्यू टू दीज डिलेज कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, बैक एंड फॉर्थ जो सारा चल रहा है।
बिल्कुल, वेरी क्विकली बिलाल साहब, इफ़ आई कैन जस्ट ट्रांसलेट दिस इनटू इजी लैंग्वेज, MCQ का इम्तिहान है, उसमें आपके पास कोई 4 लाइनें लिखी नहीं हुई कि आप एक्सप्लेन कर सकें दैट द डॉग एट योर होमवर्क, और पानी आ गया था रात को घर में तो आप पढ़ाई कर नहीं सकते. MCQ है, यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द चेकलिस्ट. देखिए, वी आर दैट अंडरस्टैंडिंग हैज बीन रीच्ड एज आई सेड, ऑल द थिंग्स यू डिस्कस्ड, यू सेइंग द अंडरस्टैंडिंग हैव बीन रीच्ड. ये आप मुझे बताएं कि पंजाब की सरप्लस के ऊपर जो ये जो सब्सिडी पे हम बात करें कि आपने कम्युनिकेट की है कि नहीं की उनसे? देखिए, एज आई सेड, इस तरह की दीगर 10, 12, 15 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर चल रही होती है डिस्कशन, बट ब्रॉडली स्पीकिंग द रीज़न वी नाउ हैव द MEFP इज़ बिकॉज दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन रीच्ड. देखिए, जहाँ तक कम्युनिकेशन की बात है, कम्युनिकेशन डे इन डे आउट at all different levels, whether it is different government departments, whether it's ministries, whether it is the ministers level at the finance ministry, secretary and the people in the external finance wing, वो मुसलसल चल रही है. एंड दूसरी बात जो कहने सब बात कर रही है, ये वही कम्युनिकेशन है जो शौकत तरीन साहब ने कहा था कि हमने एनर्जी की रिलीफ देने से पहले IMF को बता दिया था. देखिए, अगर वो सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अब शौकत तरीन साहब को हमें ना जोड़ें, क्योंकि वो अगर हमने वो काम, सर वो काम, सॉरी टू से कि आप भी वही कह रहे हैं कि बात चल रही है. तो सर आप मुझे बताएं, ये एक हफ्ते बाद आपको पता चल जाएगा. मैं एक टेक्निकल बात कर रहा हूं. तो आप मुझे बताएं, MEFP का ड्राफ्ट आया कि नहीं आया? अगर इतना बड़ा गल्फ होता, नहीं सर, देखिए उन्होंने भी ड्राफ्ट आना एक चीज है, you had an IMF with all मिशन को कंप्लीट करना जो है, जी सर, तो वो मगर अगर इफ द सर देखिए, इतना अगर इतना वाइड गल्फ होता, you wouldn't have had a statement from the IMF saying that there has been progress. They're very stingy with words generally. You would have not received this draft after the way the program has been stalled. So with all due respect, देखिए, आपको कुछ credit देना चाहिए. From the starting point where we were, you presented a budget where we've tried to balance all priorities. IMF की तरफ से एक statement आ गई, वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से एक statement आ गई, MEFP का draft share हो गया. We are going through the stages, and yet if you still want to claim that we are standing where the government stood in March, that with all due respect is that. We're just saying you're not that close to the end line as you should. नहीं, I'm just addressing what Dr. साहब कह रहा हूं कि जुलाई के एंड तक जाएगा. मैं तो ये नहीं कह रहा. नहीं सर, आप तो माजरत के साथ जुलाई के एंड तक जाएगा, yes or no? नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये जी, it will be much sooner than that. We expect within the next week जी. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला. नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मिसिंग पीपल के हवाले से बात करेंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे गुमशुदा अफराद के हवाले से और जो एक अहम अदालती फ़ैसला आया है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 ऐसे लोगों के केसेस सुनते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 दिसंबर तक इन 5 लोगों का पता किया जाए, नहीं तो वो वज़ीर आज़म साहब को बुला लेंगे. इसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब को ये भी बताया गया है कि जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बना दी गई है. उन्होंने ये भी सवाल वहाँ पूछा कि अगर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को बुलाया तो वो उनसे ये पूछेंगे कि जो सरकारी अफसरान ऐसी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. इस सारे मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ईमान मज़ारी साहिबा. ये एक माहिर कानून है और ऐसे केसेस को हैंडल भी करती रही हैं. वेलकम टू द शो ईमान. ईमान साहिबा, क्या केसेस हैं जिनके ऊपर अतर मिनल्ला साहब काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में वो प्रोसीडिंग्स इनकी चल रही हैं, एंड लगता है कि इफ़ नथिंग एल्स फाइनली उनका जो है ना सब्र का पैमाना लबरेल हुआ है जो उन्होंने इस तरह का ये ऑर्डर दिया है? बिल्कुल, असल में ये पिटिशंस एटलीस्ट 2020-21 से पेंडिंग है और ये एक बात बार बार कोर्ट कह रही है कि हम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि पब्लिक फंक्शनरीज अपनी जिम्मेदारियों को समझें और जो फैमिलीज़ हैं उन्हें खुद रीच आउट करें. अब जो 2 केसेस हैं जिनमें मैं खुद काउंसिल हूँ, उधर 2 केसेस में JIT ने क्लियरली कहा हुआ है कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है. एक केस में 14 सितंबर 2020 से प्रोडक्शन ऑर्डर इशू हुआ है. उस प्रोडक्शन कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो जबरी गुमशुदगियों के लिए बनाई गई थी, और वो यूजुअली पहला फोरम होता है जहां फैमिलीज जाती हैं. लेकिन वही बात कोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कमीशन इसके बजाय कि फैमिलीज़ की जो अजियत है उसे कम करे, उसे रिजॉल्व करे, ये मज़ीद उन्हें बढ़ा रही है. तो क्या अब उसके बाद जो ये हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी उन्होंने बना दी है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा एक मौसर प्लेटफॉर्म हो सकती है देन द कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन है जिसकी बहुत तनकीद भी की पिछली दफ़े जो उन्होंने रिटन ऑर्डर दिया अतर मिनल्ला साहब ने? देखिए, चाहे वो जबरी गुमशुदगियों का कमीशन हो, चाहे वो कोई नई कमेटी हो, अब इस कमेटी की फॉर्मेशन की टाइमिंग देखें कि 25 का जो ऑर्डर आया था
मुदस्सर नारू और इन कनेक्टेड मैटर्स में, उसमें डायरेक्शन दी गई थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लेकर उसके सारे बाद जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स आए थे वो एफिडेविट सबमिट करें, क्योंकि एक इशू है पैरामाउंट पब्लिक इम्पोर्टेंस का। अब वो कोर्ट ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ, इंस्टेड उन्होंने ये कमेटी नोटिफाई कर दी। तो एक तरह से तो आप अपने आप को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बात जो आती है कि ये नहीं है कि कमेटी क्या करेगी, बात है पॉलिटिकल विल नहीं है। अगर पॉलिटिकल विल होती तो जब ये कमेटी बनती, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स और मिनिस्टर फॉर इंटीरियर टीवी पर आकर ये बात ना करते कि वो मजबूर हैं या वो ये बातें नहीं कर सकते। अब अगर ये इशू रिजॉल्व होना है तो ये बातें खुल के सामने आनी होंगी। बिल्कुल ठीक। और ये केसेस, मुदस्सर नारू का एक आप केस मैनेज कर रही हैं, और इसके अलावा दूसरा केस? इसके अलावा जो दूसरा केस है वो एक सुल्तान महमूद का केस है। उनके 2 भाई जो हैं, सो एक फैमिली में 2 भाइयों को जबरी तौर पर लापता किया गया। किस साल में? ये थे, एक 2014 में हुआ था और एक केस 2016 में हुआ था। तो इन दोनों केसेस में, एक केस में प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू हुआ, लेकिन जिसमें हुआ है और वो इंक्वायरी कमीशन, जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी में, और उन्होंने जिन्हें इशू किया है, ये बार बार कोर्ट ने अदालत में ये बात की गई है, CTD, ISI, MI, इन सारे इदारों को प्रोडक्शन ऑर्डर गया हुआ है। अगर वो कंप्लाई नहीं करे तो कमीशन का काम है कि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट करें। अब यही सवाल अदालत पूछ रही है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद क्या आपका काम ख़त्म हो जाता है। और दूसरी जो इसमें बहुत ज़रूरी बात है कि बहुत से हम केसेस देख रहे हैं, और ये कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत केसेस हैं जहाँ डेड बॉडीज़ मिली हैं या जहाँ कोई जेल में है, इंटर्नमेंट सेंटर में है। इसका ये मतलब नहीं है कि जबरी गुमशुदगी हुई नहीं है। जैसे अभी हमने हफीज़ बलोच के केस में देखा, 8 फरवरी को उसे उठाया गया, बलोच स्टूडेंट जो था। ज़रा बैकग्राउंड भी बता दें, कुछ बहुत से लोगों को शायद मालूम ना हो, क्योंकि बलोच स्टूडेंट्स का एक से ज़्यादा वाक़या पिछले वो भी आज केसेस समात के लिए फिक्स थे और वो भी केसेस चल रहे हैं। अब हफीज़ बलोच का ये केस था कि 8 फरवरी को उसे खुजदार से उठाया गया था, एक निजी एकेडमी से जहाँ वो पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स के सामने, आई विटनेसेस के सामने। 30 मार्च तक हमें कोई पता नहीं था वो कहाँ था। आप तक खबर कैसे पहुंची? आई मीन हाउ डिड यू, या और जो एक्टिविस्ट इस्लामाबाद में, आप लोगों को मालूम कैसे हुआ? जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे वो पीस वॉक्स कर रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे, तो इस तरह फिर कनेक्टिविटी बढ़ी, समझ आई कि क्या इशू है, क्या हुआ है इस पर्टिकुलर केस में। क्योंकि पहले तो जो उनकी एडमिन थी वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करी थी जब तक ये बच्चे कोर्ट नहीं गए थे। तो हफीज़ का भी यही हुआ, उस पर दहशत गर्दी के और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के चार्जेस लगाए गए। वो एक MPhil फिज़िक्स का स्टूडेंट है, 4 महीने उसकी ज़िंदगी के ज़ाया किए गए और अब उसे बाइज़्ज़त एक्विट किया गया है, बरी किया गया है। तो कौन उसके वो 4 महीने वापस देगा, और क्यों कमीशन ने उसका केस बंद किया ये फिक्स किए बगैर कि कौन उसकी जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस था? वो वहाँ गायब हुए, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ एहतजाज किया तो मालूम ये हुआ कि वो कस्टडी में हैं और ये केसेस हैं या इल्ज़ामात हैं उन पे। जी, बट वो उसके बाद था, मतलब 15 मार्च का CTD का FIR है और 8 फरवरी को उठाया गया था। तो 8 फरवरी से 15 मार्च किसकी कस्टडी में था? और वो अभी तक, मतलब कि वो तो लीगली ना हुई क्योंकि कोई तफसील ही नहीं मालूम, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, और कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की इस हवाले से। और वो केस कमीशन के पास गया वो था? केस कमीशन में गया था, उनके फादर ने ये कंप्लेंट फाइल की थी उधर, और उन्हें बताया गया था कि जी वो तो CTD की कस्टडी में, इसलिए ये हम केस क्लोज करें। और ये उन्होंने बाकायदा कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है। तो यही बात फिर से उठती है कि आपकी जिम्मेदारी इधर ख़त्म नहीं होती कि कोई जेल में मिल गया तो आप कहते हैं जी कोई जबरी गुमशुदगी नहीं हुई, वो फैक्ट फिर भी वहाँ रहता है। और इसीलिए टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर ईमान साहब, बिकॉज यही बात कि इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में एतराज़ ये है कि कोई गायब हो जाता है, हमें मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, उसके घर वालों को भी मालूम नहीं होता। मगर अगर ये बात सामने आ जाए कि वो किसी एजेंसी की कस्टडी में है, ये इल्ज़ामात हैं, वो फलानी जेल में है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि इंक्वायरी कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी? अगर लोकेट तो हो गया ना, इल्ज़ामात तो लगे हुए हैं, FIR तो है। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, सबसे जो ज़रूरी बात है वो है जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है
کہ جو بھی جبری گمشدگیوں میں ملوث ہے 11 سالوں میں کمیشن نے ایک شخص کی شناخت نہیں کی یا ان کا احتساب نہیں کیا. تو اگر کوئی کسٹڈی میں 30 مارچ کو آپ کو مل رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس پیریڈ کے لیے آپ اکاؤنٹ کریں. اب جیسے کوئی دہشت گردی کا اوفینس ہے اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں میکنزم دیا ہوا ہے اریسٹ کا, باقی کرمنل قوانین موجود ہیں. آپ قانون کے دائرے میں رہ کر گرفتاریاں کریں. کسی کو لاپتہ کر کے رہا کرنا, جیل میں بھیجنا, ٹرائل کرنا, وہ یہ چیز کو چینج نہیں کرتی کہ ایک جبری گمشدگی ہوئی ہے. And somebody has to be Exactly. asked questions about it, held accountable. Of course. بہت بہت شکریہ ایمان صاحبہ, آپ نے ہمارے سے گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. we'll be back tomorrow at the same time. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. بیل آئیکن کو پریس کریں.